हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में। बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में होंगे कि आखिर इस सेशन का पर्पस क्या है। तो सारी बातें हम लोग करेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा क्यों हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक बार फटाफट से सभी लोगों से हम लोग मिल लेते हैं, कौन कौन आज हमारे साथ है। बहुत सारे बच्चों को मैंने बोला था आने को। आई होप सभी लोग आए होंगे। और इस सेशन का जो पर्पज़ है उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले समझ लेते हैं हम लोग कौन कौन यहाँ पर है, किस किस बैच से आप लोग हैं। एक बार अपना बैच का नाम भी बता दीजिए फटाफट से। लक्ष्य 1.0, लक्ष्य 2.0, अर्जुना 1.0, अर्जुना 2.0, प्रयास 1.0, प्रयास 2.0। कहाँ से आए हैं आप लोग? हाँ, नमस्कार नमस्कार बेटा, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। और ये एक बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ थी जो मैं कितने ही दिनों से सोच रहा था कि मुझे एक बार सारे बच्चों के साथ ये चीज़ डिस्कस करनी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने पाया था कि उन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, है ना। जैसे आप 10th की पढ़ाई कर रहे थे तो आपको पता था कि मुझे मेरिट में आना है, 90% लाना है, 95% लेकर आना है। 12th में जो बच्चे पास करके ड्रॉपर हैं उनको पता था कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है या इतने मार्क्स लाने हैं, उससे मैं पास हो जाऊंगा, अगली क्लास में प्रवेश कर जाऊंगा। अभी आप लोग जो जेई की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को यह क्लैरिटी ही नहीं है कि वो कहाँ पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे। चलो कहाँ पहुंचेंगे ये तो फिर भी बहुत लोगों को पता होता है कि एनआईटी जाना है, आईआईटी जाना है, ट्रिपल आईटी जाना है, बहुत सारे कॉलेजेस अपने दिमाग में हमने बना लिए होते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचेंगे कैसे, वहाँ पहुंचेंगे कैसे? तो आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे स्मार्टली अपना बचा हुआ समय प्लान करना है ताकि आप आपका टारगेट अचीव कर पाए। पहली चीज तो बहुत लोगों को, बहुत सारे बच्चों को, मैं सच बता रहा हूं, उनको टारगेट ही नहीं पता होगा। क्या टारगेट है तुम्हारा? बताओ क्या टारगेट है। अपना टारगेट कमेंट में लिखो कि सर मुझे ये चीज करनी है, ये मेरा टारगेट है। बताओ क्या टारगेट है तुम्हारा, क्यों तुम तैयारी कर रहे हो, कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। एक बार फटाफट से मुझे बताओ कि कहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। भैया बहुत जरूरी ये सेशन रहने वाला है। इसमें मैं कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपका आगे आने वाला जो समय है उसमें पढ़ाई करने का थोड़ा सा नजरिया बदल जाएगा। आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा कि हम लोगों को किस दिशा में आगे बढ़ना है। देखो एक बार डायरेक्शन अगर सेट हो जाती है ना तो फिर कितना भी धीरे आगे बढ़े हम सही तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता होता है कि हमें पहुंचना कहाँ है तो हम कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, और क्या होता है, हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर हमें पता चल जाए कि मुझे वहां पहुंचना है, हमारी पूरी एनर्जी हम एक ही दिशा में लगा देंगे और जहां पहुंचना है वहां पहुंचने की दिशा में ही अपने सारे प्रयास करेंगे। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली नहीं पता, एनआईटी, आईआईटी रुड़की, टॉप एनआईटी, आईआईएससी, आईआईटी बी कंप्यूटर साइंस, एनआईटी ट्रिची, मद्रास। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो अभी आज जो सेशन में लेने वाला हूं उसमें मैं ये बताऊंगा कि आईआईटी पहुंचने से पहले आपको एक दूसरा काम करना जरूरी होता है। जिन लोगों का आईआईटी टारगेट है उन लोगों को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जब तक आप जेई मेंस क्वालिफाई नहीं करेंगे, ये जो परीक्षा है जेई मेंस, इसको पास नहीं करेंगे, तब तक आप जेई एडवांस्ड ही नहीं दे पाएंगे। और जेई एडवांस नहीं दे पाएंगे तो फिर आप आईआईटी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आईआईटी अगर जाना आपका टारगेट है तो भैया आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया। पहले आपको जेई मेंस क्लियर करना है। अब जेई मेंस में कितने मार्क्स लाने होंगे, कितनी परसेंटाइल लानी होगी, क्या होती है ये परसेंटाइल। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से, बहुत सारे बच्चे हैं ना यहाँ पर, परसेंटाइल क्या होती है? हम जो बोलते हैं कि 99.9 परसेंटाइल लेके आना है, 99.99 परसेंटाइल लेकर आना है, इसका क्या अर्थ होता है? परसेंटाइल का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटाइल?
जेई एडवांस AIR1, बहुत बढ़िया। परसेंटाइल का क्या मीनिंग होता है? लेखरा सेनी, आप लिख रहे हो 99.9 परसेंटाइल। 99.9 परसेंटाइल ही क्यों सेलेक्ट किया आपने? कहां से आया ये नंबर? क्यों 99.9 परसेंटाइल लाना है? क्यों 99 कम होता है क्या? 98 परसेंटाइल कम होता है क्या? 95 परसेंटाइल कम होता है क्या? क्यों 99.9 परसेंटाइल के पीछे इतना लोग पड़े रहते हैं? क्या है इस नंबर के साथ? 99 परसेंटाइल क्यों लाना चाहते हैं हम लोग? कितने प्रतिशत बच्चों से आगे हो तुम? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, एक और सिंपल सी चीज पूछता हूं, क्या तुम्हें ये पता है कि NITs में कितनी सीट्स हैं? कितने NITs हैं? कितने IIITs हैं? बेटा सिलेबस सारी चीजों पे मैं आऊंगा। आज का सेशन एंड होते होते मैं तुम्हें ये बता के जाऊंगा कि बेटा अगर ये चैप्टर तुमने पढ़ लिए तो तुम NIT की इस ब्रांच तक पहुंच जाओगे। मैं बोल रहा हूं कि 1 घंटा तुम मुझे दो, तुम एक क्लैरिटी लेकर यहां से निकलोगे, एक विजन लेके यहां से निकलोगे, एक डायरेक्शन लेके यहां से निकलोगे। मैं जहां से शुरू कर रहा हूं ना, उससे मैं अभी पीछे ले जाता जाऊंगा। कुछ लोगों ने बोला IIT जाना है, IIT के लिए जेई मेंस चाहिए। अब जेई मेंस क्या है? ये इस एग्जाम से हमें क्या मिल रहा है? कितनी सीट्स हैं NITs में? कितनी सीट्स हैं? कुछ 17,000, कोई 25,000 लिख रहा है, 30,000 लिख रहा है। कितनी सीट है? 27 NIT लिख रहा है, कोई 25,000 सीट्स लिख रहा है, 32 NITs लिख रहा है, 31 NIT लिख रहे हैं बाबा टिल्लू अपने। देखो, जेई मेंस का जब आप एग्जाम देते हो तो आप 2 पर्पज से ये एग्जाम देते हो। ध्यान से सुनना, अभी जो है सुनने का समय स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं हल्की फुल्की सी चीजें आपको बताता हूं। आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लोजिंग रैंक ऑफ ब्रांचेस। क्लोजिंग रैंक ऑफ ब्रांचेस, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे NIT त्रिची से कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। IIT की बात मैं आज नहीं करूंगा, पहले कदम की बात करेंगे। आगे आने वाले सेशंस में अपन IIT की भी बातें करेंगे। पहले ये ठीक करोगे तो वो अपने आप ठीक होगा। अगर आप चाहते हो कि NIT त्रिची में, NIT तिरुचिरापल्ली में मैं कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना चाहता हूं, या NIT भोपाल में मैं कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना चाहता हूं, या NIT पटना में मैं कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना चाहता हूं, तो आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी? अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप EWS कैंडिडेट हैं, आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी? आप OBC कैंडिडेट हैं, आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी? अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कितनी रैंक हमको टारगेट करना है। पहले नंबर पे समझ में आ गई बात। अगर टारगेट पता चल गया, अब दूसरी चीज आ जाएगी कि इतनी रैंक लाने के लिए मुझे कितनी परसेंटाइल बनानी पड़ेगी। यहां से दूसरा नंबर आएगा कि अगर मुझे इतनी रैंक चाहिए, NIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस में जाने के लिए मुझे इतनी रैंक चाहिए, इतनी रैंक लाने के लिए मुझे इतनी परसेंटाइल लानी होगी, और इतनी परसेंटाइल के लिए मुझे कितने नंबर लाने होंगे। और वो नंबर कहां से आएंगे? वो नंबर कहां से आएंगे? समझ गए ना फ्लो? टारगेट सेट ऐसे होता है। आज की क्लास के बाद, इस सेशन के बाद तुम्हें पता रहेगा कि अगर मुझे NIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो मुझे कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। जो इस साल जेई मेंस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये चीज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, और जो लोग अगले साल देंगे अर्जुना वाले, वो लोग भैया अभी से प्लान करने लग जाओ, है ना। सारी चीजें मैं बताऊंगा, जनरल वालों का अलग बताऊंगा, OBC SC ST EWS सारी चीजें बताऊंगा मैं, है ना। अब देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको समझाता हूं। अगर जेई मेंस की बात करें हम लोग, तो ये एग्जाम जो आप देते हो, इस एग्जाम के 2 पर्पस होते हैं। सबसे पहला पर्पस होता है, आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप IIT तक जाना चाहते हो, जिसके लिए आपको जेई एडवांस देना पड़ता है, मतलब जेई एडवांस एग्जाम देने के लिए ही पहले आपको जेई मेंस पास करना पड़ेगा। मतलब जिन लोगों का यहां IIT तक पहुंचने का सपना है, उनको जेई मेंस तो क्वालिफाई करना ही है, वो अलग से एग्जाम नहीं होगा। आई होप ये बात आप लोगों को पता होगी। अब मैं आता हूं कि नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं। तो जेई मेंस के थ्रू मिलने वाले कॉलेजेस में NITs की बात करें तो टोटल 32 NITs हैं।
31 एनआईटीज है, एक आईआईएसटी है, आईआईएसटी शिवपुर जो है वो भी एनआईटी के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, और इसमें 24,525 सीट्स हैं। इसके अलावा ट्रिपल आईटीज है, 26 ट्रिपल आईटीज है जिसमें 9,940 सीट्स हैं, और कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो काफी अच्छे, हर राज्य के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें 10,000 के आसपास सीट्स है। तो टोटल आप देखोगे तो 105 कॉलेजेस की 44,693 सीटों के लिए आप यहां पर कॉम्पीट कर रहे हैं। और आपको पता है कितने बच्चे एग्जाम देते हैं? 14,75,000 बच्चों ने लास्ट ईयर इस एग्जाम के लिए रजिस्टर किया था। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो 5,50,000 लगभग जनरल स्टूडेंट्स के, 1,53,000 EWS, 1,45,000 SC, 48,000 ST और 5,78,000 OBC कैंडिडेट्स ने लास्ट ईयर जेई मेंस के लिए अप्लाई किया था, और सीट्स होती हैं अपने पास 44,693। कंपटीशन का लेवल तुम समझ गए होंगे। और ये 44,693 जो सीट्स हैं ये भी कैटेगरी वाइज देखा जाए तो जनरल के लिए अपनी होती है 17,775, और जनरल फिजिकली डिसेबल्ड के लिए 878, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 4,217, एससी कैटेगरी की बात करें 6,278, एसटी कैटेगरी की बात करें तो इतनी, और ओबीसी की इतनी सीट्स होती हैं। एक मैं आपको मोटा मोटा आइडिया देना चाह रहा हूं कि अगर आप जेई मेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं, जेई मेंस के थ्रू एक अच्छे कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको कितने बच्चों से कॉम्पीट करना है? 14.5 लाख बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है, 44,000 आपके पास सीट्स हैं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो केवल एक सीट चाहिए, है ना, और एक सीट पर ही अपना फोकस होना है। जैसे अर्जुन का फोकस सीधा चिड़िया की आंख पर था, आपका फोकस आपकी एक सीट पर होना चाहिए। कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी सीट से इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि मेरी वो एक सीट बस मेरी है, मैं उस सीट को किसी और को लेने नहीं दूंगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब देखो दूसरी चीज बताता हूं मैं। अब आपको टारगेट सेट करना है। ये देख पा रहे हो यहां पर मैंने कुछ टॉप एनआईटीज ली है, जैसे एनआईटी तिरुचिरापल्ली सबसे बेहतरीन एनआईटी मानी जाती है। इसमें अगर आप कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो, देखो यहां से बहुत ही जरूरी चीज स्टार्ट हो जाएगी। यहां से आपको बैक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपको पहुंचना कहां है। एकदम सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अगर आप एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, आप अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपकी रैंक 1450 के अंदर होनी चाहिए। लास्ट रैंक जिस पर एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस में लास्ट ईयर एडमिशन मिला था वो थी 1449। अदर स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप त्रिची के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो होम स्टेट का एडवांटेज आ जाता है। वहीं आप अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हैं, तो 257 मार्क्स। ओबीसी एनसीएल से हैं आप, नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो 434 रैंक, नॉट मार्क्स, 257 रैंक, 434 रैंक। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो 288 रैंक, और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 64 रैंक लानी पड़ेगी। और यहां पर मैंने लगभग सारी एनआईटी के कंप्यूटर साइंस की क्लोजिंग रैंक लिख के छोड़ दी है। मतलब अगर आपको एनआईटी हमीरपुर से कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपकी रैंक 12,586 के अंदर होनी चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस है 1780, ओबीसी है तो 4,151, एससी है तो 2182 और एसटी है तो 877 कैटेगरी रैंक के अंदर आपको होना होगा। दूसरा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है सर, रैंक तो आपने बता दी, लेकिन इतनी रैंक के लिए मुझे परसेंटाइल कितनी लानी होगी? इतनी रैंक के लिए मुझे परसेंटाइल कितनी लानी होगी? क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। ईडब्ल्यूएस पर भी एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी इलाहाबाद कंप्यूटर साइंस जनरल की कैटेगरी, जनरल की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 4,594, ईडब्ल्यूएस की 624, ओबीसी की 1653, एससी की 1161 और एसटी कैटेगरी की थी 1413। एक चीज बताता हूं, एक फाइल में आपके साथ शेयर करूंगा, कंप्यूटर साइंस क्लोजिंग रैंक 2025, ये फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी।
इसमें शायद यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा साफ दिख रहा हो, ये ट्रिपल IITs की है, मैं NITs की खोलता हूँ। ये हो गई अपनी GFTIs कंप्यूटर साइंस क्लोजिंग रैंक। ट्रिपल IITs NITs भी है क्या इसमें? हाँ NITs भी है, लास्ट में आ गए हैं अपन एक्चुअली। हाँ NIT त्रिची, ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि भैया आपको अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए, NIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्या क्लोजिंग रैंक थी, NIT सूरतकल में क्या रैंक थी, NIT वारंगल में क्या रैंक थी, इसी तरह से सारी NITs और ट्रिपल IITs में जहां जहां कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है वहां तक की बातें इसमें लिखकर छोड़ दी गई है। इसी प्रकार से एक और चीज मैंने यहाँ पे बनाई है आप लोगों के लिए कि सर मुझे तो कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, मुझे तो बाकी दूसरी ब्रांच के बारे में बताओ, तो ये PDF भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें सारी NITs की सारी ब्रांच मैंने लिख छोड़ी है कि NIT दिल्ली में अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपको करनी है तो आपको कितनी रैंक लानी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, बॉय हैं और अदर स्टेट मतलब दिल्ली से बाहर के हैं तो आपको 15,151 रैंक लानी होगी। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो 45,000 रैंक तक चल जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और बाहर दिल्ली के बाहर के हैं तो 29,000 रैंक तक आपको मिल सकता है, और आप दिल्ली के रहने वाली ही फीमेल कैंडिडेट है तो 96,000 तक मिल सकता है। ऐसे करके हर NIT के हर ब्रांच के लिए मैंने यहां पर सारी क्लोजिंग रैंक डाल दी है ताकि आप टारगेट कर पाएं कि आपको किस जगह तक पहुंचने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। और ना केवल जनरल कैटेगरी के लिए, ये सारी चीजें मैंने OBC, NCL, EWS सभी कैटेगरी के लिए करके छोड़ दी है। जैसे कि थोड़ा सा आगे बढ़े अपन, ये अपना ओपन जनरल कैटेगरी चल रहा है अभी, है ना। इसको नीचे लेकर आते हैं, माउस कहाँ है, माउस से आ जाएगा, हाँ इससे जल्दी आ जाएगा। जैसे ही EWS के लिए आ गया, मान लीजिए EWS कैटेगरी की बात करें कि आपको NIT कैलीकट से इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़नी है और आप कहाँ के कैंडिडेट हैं, आप EWS कैंडिडेट हैं, तो NIT कैलीकट से इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ने के लिए अगर आप EWS कैंडिडेट हैं और केरला के नहीं हैं तो आपको 41,000 रैंक लानी होगी। अगर केरला के हैं आप तो 9,32,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट तो 48,000 रैंक तक आपको मिल जाएगा। इसी तरह से सभी NIT के, अब जैसे ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अच्छा लगता है तो NIT त्रिची की मेटलर्जी ब्रांच में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप कितनी रैंक तक ला सकते हैं, 29,000 रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसमें मैंने ब्रांच वाइज लिख दिया है, अगर ऐसे आपको रैंक वाइज चाहिए, मान लीजिए किसी ने टारगेट कर रखा है, ध्यान से सुनना भैया, बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, अगर किसी ने टारगेट कर रखा है कि मुझे तो इतनी रैंक लानी है, इतनी रैंक पर मुझे क्या मिलेगा, तो यहां पर देखो, इस वाली शीट को देखो, ये सारी फाइल्स मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा कि अगर आपकी रैंक आप लेके आते हो 5,000, मान लीजिए आप जनरल कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट से हैं, 5,000 है, तो 5,000 पे आपको क्या क्या मिल सकता है। 5,000 पे आपको NIT सूरतकल में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है, NIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, NIT राउरकेला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल सकता है, NIT वारंगल में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकता है, NIT कैलीकट में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है, NIT जयपुर में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। तो फिर से अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस जगह तक पहुंचना है तो यहां पर इस शीट की हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी रैंक टारगेट करनी चाहिए। रैंक पता कर लोगे। अगर किसी ने ये सोच लिया है कि मुझे 10,000 रैंक लेके आनी है और वो जनरल कैंडिडेट है तो 10,000 रैंक पर उसके पास क्या क्या ऑप्शन है वो सारी चीजें यहां पे लिख दी गई हैं कि पिछले साल 10,000 रैंक पर क्या क्या चीजें आपको मिली थी। तो आई होप
आप चाहे लक्ष्य के हों, प्रयास के हों, अर्जुना के हों, अपन को एक टारगेट लेके जरूर चलना चाहिए बेटा। नहीं तो हमें ये नहीं पता होता है कि मुझे कितनी मेहनत करनी है। आपको कुछ लोग यहाँ 99.99 परसेंटाइल बोल रहे थे कि मुझे 99.9 परसेंटाइल लाना है। 99.9 परसेंटाइल पे क्या मिलेगा आपको? क्या आपको पता है 99.9 परसेंटाइल पर रैंक कितनी आती है? क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? ध्यान से सुनना। अब इसी पर आ रहा हूं मैं, वापस से यहां पर लौटता हूं। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इस ब्रांच तक पहुंचना है, ध्यान से सुनना, जो समझदार लोग हैं, जो स्मार्टली प्लान करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काम की चीज बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस कॉलेज की इस ब्रांच तक पहुंचना है, तो आपको ये पता चल गया आपको कितनी रैंक लानी है। अगर आपको एनआईटी त्रिची कि कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है और आप जनरल कैंडिडेट हो, तो आपको 1450 रैंक टारगेट करनी है। ईडब्ल्यूएस हो आप, तो आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक 257, ओबीसी एनसीएल को 434, एससी को 283 और एसटी को 64 रैंक टारगेट करनी है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है, मार्क अकॉर्डिंग कैसे पता करें? वो बेटा मैं बता रहा ना पूर्वा बेटा, मैं यही बोल रहा हूं, मैं तुम्हें चैप्टर तक बताऊंगा कि तुम्हें अगर एनआईटी त्रिची के कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है तो तुम्हें कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, ये तक मैं बताने वाला हूं। थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। आज हम लोग इस सेशन में यही डिस्कस करने बैठे हैं कि क्या पढ़ूं मैं और क्या छोड़ूं मैं, कौन से ऐसे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ लें तो हम अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करो। रैंक डिसाइड कर ली, अब दूसरे नंबर पर आता हूं कि ये रैंक बनती कैसे है, ये रैंक आएगी कैसे। तो ये है अपना खतरनाक नंबर। ये नंबर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये डेटा आपको जनरल वाला शायद मिल भी जाए, लेकिन बाकी कैटेगरी के लिए बहुत मुश्किल से मैं ढूंढ कर लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 99.9 परसेंटाइल अगर आप लेके आएंगे तो आपकी रैंक 1475 होगी। तो जो लोग 99.9 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं उनकी रैंक 1400 के अंदर रहने वाली है। अगर आप 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं तो आपकी रैंक 14,700 या उससे ऊपर रहेगी। 98 लगभग 29,000 रैंक पर आप पहुंच जाओगे, मतलब 30,000 रैंक पर आप पहुंच जाओगे अगर आपकी 98 परसेंटाइल बनती है तो। मतलब 98 परसेंटाइल के नीचे तो अच्छे कॉलेज और अच्छे ब्रांच मिलने की संभावनाएं कम होती चली जाती है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको कॉमन रैंक लिस्ट में 98 परसेंटाइल तो रखना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए 99.9 परसेंटाइल लाओगे तो आपकी रैंक ईडब्ल्यूएस रैंक 206 के आसपास आ जाएगी। 99 परसेंटाइल 2507, 98 परसेंटाइल 4114। इसी तरह से ओबीसी, एससी और एसटी के लिए लिख दिया है। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं और 99.9 परसेंटाइल ले आए तो आप टॉप 5 कैंडिडेट में आ जाओगे एससी कैटेगरी के। लास्ट ईयर 99.97 परसेंटाइल पर ऑल इंडिया एससी कैटेगरी रैंक 1 थी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस पहुंचना है और आप जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट हो, 1450 रैंक आपको लानी थी, मतलब आपको कितनी परसेंटाइल लानी पड़ेगी? 99.9 परसेंटाइल लानी पड़ेगी। तो सिखा दिया मैंने ये। इसके साथ भी मैं पूरी शीट आपको दे दूंगा। केवल इतना ही नहीं, रुको, अभी एक और चीज मैं आपको दूंगा। कौन सी चीज? इसका डिटेल, परसेंटाइल वर्सेस रैंक, डिटेल्ड वर्जन यहां पर पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको भेज दूंगा। खुल जा भाई, आगे क्या? हाँ, ये रहा पूरा 99.9, 99.8 से लेकर आपको मैंने 50 परसेंटाइल तक लिख के छोड़ दिया है कि अगर आप 50 परसेंटाइल लेकर आते हो तो आपकी किस कैटेगरी में कितनी रैंक होगी। अगर आप मान लीजिए आपका पेपर 88 परसेंटाइल आप लेके आए तो जनरल कैंडिडेट हो आप तो 1,76,000 रैंक बनेगी। ईडब्ल्यूएस हो तो 84,000, अगर ओबीसी एनसीएल हो तो 54,000, एससी कैटेगरी में हो तो 8,500 और एसटी कैटेगरी में हो तो 4,900 बनने वाली है। पूरा नीचे तक देखोगे एक एक परसेंटाइल पे मैंने बता रखा है कितनी परसेंटाइल पे कितनी रैंक आपकी बनने वाली है।
कितनी परसेंटाइल पे कितनी रैंक आपकी बनने वाली है, जोड़ लो। अब आप रिवर्स कैलकुलेट करो कि मुझे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 35,000 रैंक अगर लेकर आनी है तो 82.5 परसेंटाइल नंबर में ले आऊंगा, मेरा काम चल जाएगा। ये बात समझ में आई क्या? क्या ये बात समझ में आ गई? अब अपने टारगेट सेट कर पा रहे हो क्या? क्या अपने टारगेट सेट कर पा रहे हो कि अगर हमें इतनी रैंक चाहिए तो कितने परसेंटाइल लाने होंगे? सबसे काम की चीज, सबसे ऊपर जो लिखी हुई है वो चीज बताता हूं मैं। अगर आपको जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 1500 के अंदर आना है तो आपको 99.9 परसेंटाइल लेकर आनी होगी, तभी आपको एनआईटी त्रिची मिलेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आप 99.9 परसेंटाइल ले आते हैं, आपको 206 कैटेगरी रैंक मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? ये सारी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको लेके बैठना, अपना टारगेट सेट कर लेना आज ही रात को कि मुझे इस ब्रांच तक पहुंचना है, मेरी कैटेगरी ये है, तो मुझे इतनी परसेंटाइल और इतने रैंक लाने होंगे। अब आता है सबसे मेजर सवाल, सबसे बड़ा मुद्दे का सवाल कि सर ये परसेंटाइल बनेगी कैसे? ये परसेंटाइल बने, सारे लिख दिए बेटा मैंने, जीएफटीआईज भी लिख दिए हैं, एनआईटीज की भी क्लोजिंग रैंक लिखी है, ट्रिपल आईटीज की भी क्लोजिंग रैंक लिखी है, और केवल कंप्यूटर साइंस नहीं, मेटलर्जी, माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जी, एरोस्पेस, आर्किटेक्चर, एविएशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। तो जिस ब्रांच, जो भी ब्रांच आईआईटी ट्रिपल आईटी में एग्जिस्ट करती है, उसकी क्लोजिंग रैंक यहां पे लिखी हुई है। उस रैंक और कैटेगरी वाइज आप जिस कैटेगरी के लिए हैं उस कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक क्या थी, उतनी रैंक लाने के लिए आपको कितनी परसेंटाइल लानी होगी। और यहां से अपनी आती है तीसरी चीज कि सर इतनी परसेंटाइल के लिए मुझे नंबर कितने लाने होंगे, मुझे नंबर कितने लाने होंगे। तो देखो, आ जाओ भाई फटाफट से, नंबर कितने लाने होंगे। तो अब सबसे जरूरी चीज आती है, 2025 के डेटा की बात करें, 2025 जो इसी साल का पेपर है उसकी बात करें, तो 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको ऑन एंड एवरेज 240 मार्क्स लाने होंगे। सबसे टफ पेपर में 214 नंबर पर ही 99.9 परसेंटाइल बन गई थी, वहीं सबसे इजी पेपर में 260 नंबर पर 99.9 परसेंटाइल बनी थी। तो अगर आप एवरेज बात करें तो 240 नंबर आपको टारगेट करने पड़ेंगे अगर आप 99.9 परसेंटाइल लाना चाहते हैं और एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस तक पहुंचना चाहते हैं। अब ये चीजें सबके लिए सेम है, ये चीजें सबके लिए सेम है, इसमें कैटेगरी का कोई वो नहीं है। परसेंटाइल, कम परसेंटाइल पर भी हमको एडमिशन मिल जाएगा, वहां पे आएगा कैटेगरी का रोल। अभी आपको आपका परसेंटाइल तो डिसाइड करना है कि मुझे इतना परसेंटाइल लाना है। जैसे कोई मान लीजिए बैक कैलकुलेशन करके आया कि मुझे एनआईटी पटना में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 20,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा, मैं जनरल कैंडिडेट हूं, मतलब मुझे 98 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। तो 98 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 158, 160 नंबर टारगेट करने पड़ेंगे ऑन एंड एवरेज। अगर टफ पेपर आया तो 127 पर भी हो सकता है और इजी पेपर आया तो 177 मार्क्स तक आपको लाने पड़ सकते हैं। अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि आपको अगर एनआईटी त्रिची में कंप्यूटर साइंस तक पहुंचना है, आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपको 1450 रैंक लानी होगी, उसके लिए 99.9 परसेंटाइल बनानी होगी और 99.9 परसेंटाइल बनाने के लिए 240 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। आईटी का बात बाद में करेंगे, आज के दिन हम एनआईटी के लिए इकट्ठे हुए हैं। जब एनआईटी क्लियर हो जाएगा, जब जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा, तब अपन एनआईटी की बातें करेंगे, ठीक है। कितने मार्क्स लाने पर एडवांस दे सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा ने। देखो ये जो लिखा हुआ है ना 93 परसेंटाइल, यही जनरल की कट ऑफ है। तो आप ये मान लो कि अगर आपके 112 नंबर आ जाते हैं तो आप जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल हैं। और ये तो मैंने केवल कहां तक की बात रखी, 93 परसेंटाइल की। इसी तरह से एक डिटेल शीट मैंने इसके लिए भी बना ली है, हर चीज मैं आप लोगों के लिए रेडी करके लाया हूं, चिंता की कोई बात नहीं है। कहां गई वो शीट, क्या नाम रखा था उस शीट का अपन ने, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। ये देख लो भैया, 2025 का ही डेटा बता रहा हूं मैं आपको।
अगर आपको 99.9 परसेंटाइल बनाना है तो आपको एवरेज 240 मार्क्स लाने होंगे। इसी तरह से आप अगर नंबर कम करते जाओ, अगर आप 4 नंबर लेकर आओगे तो आपकी 45 परसेंटाइल बन जाएगी। मतलब 45% बच्चे तो ऐसे हैं जो 4 नंबर भी नहीं ला पाते हैं। ठीक है, अब आपको टारगेट करना है, जैसे आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से हैं, आपको 98 परसेंटाइल टारगेट करना है, तो आपको ये मान के चलना होगा कि मुझे 158 नंबर तो लाने ही हैं। हो सकता है इजी पेपर आ जाए तो मुझे 177 नंबर भी लाने पड़ जाए। इसमें मैंने पूरा लिख रखा है कि आप कितने नंबर लाओगे तो आपकी कितनी परसेंटाइल बनेगी। और ये लास्ट ईयर का डेटा है कि भाई इतने नंबर आने पर इतनी परसेंटाइल बन गई थी, इतने नंबर आने पर इतनी परसेंटाइल बन गई थी। इसको आप रख सकते हो, इसको टारगेट कर सकते हो। जैसे किसी को 99 परसेंटाइल टारगेट करना है तो ये मान के चलो कि उसको 180 मार्क्स तो लेकर आने ही होंगे। अगर टफ पेपर आया 150 पे भी मिल जाएगी, इजी पेपर आया तो 200 नंबर तक जाना पड़ सकता है। एवरेज आप 180 नंबर अगर लेकर चलोगे तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाएगी। अब 180 नंबर कैसे लाने हैं इस पर मैं बात करता हूं। अब कुछ लोगों के दिमाग में देखो एक बहुत ही शानदार डेटा यहां पे दिखाता हूं, एक बहुत ही शानदार डेटा यहां पे दिखाता हूं, इसको आप कुछ लोग सरप्राइज हो जाएंगे, कुछ लोग सरप्राइज हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, 98 परसेंटाइल, इस डेटा को ध्यान से देखो। जो सबसे टफ शिफ्ट थी 28 जनवरी शिफ्ट 1 की, उसमें 127 नंबर लाने पर 98 परसेंटाइल बन गई थी। वहीं जो सबसे इजी शिफ्ट थी उसमें 127 नंबर लाने पर जस्ट कट ऑफ क्लियर हो रही थी। मतलब अगर आप 127 नंबर लाकर परेशान हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हो सकता है आपका पेपर टफ आया हो और 127 नंबर पर भी आपको 98 परसेंटाइल मिल जाए। वहीं पर अगर आपके 127 नंबर आ गए हैं और आप खुश हो रहे हैं कि मेरी तो 98 परसेंटाइल बन जाएगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है पेपर बहुत इजी हो और 127 नंबर पर आप जस्ट कट ऑफ पार कर रहे हो। जनरल कैंडिडेट के लिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मार्क्स कितने आ रहे हैं उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यह डिपेंड करता है कि आपकी परसेंटाइल कितनी बनी है। एवरेज मार्क्स में यहाँ पे बता रहा हूँ कि 98 परसेंटाइल के लिए 160 नंबर आपको टारगेट करना चाहिए। 160 एक सेफ नंबर है। 160 नंबर ले आओगे आप तो लगभग हर शिफ्ट में आप 98 परसेंटाइल से ऊपर पे आ जाओगे, है ना। तो आप कैसे कैलकुलेशन करना है, इस कॉलेज की इस ब्रांच तक पहुंचने के लिए इतनी रैंक चाहिए, इतनी रैंक के लिए इतनी परसेंटाइल चाहिए और इतनी परसेंटाइल के लिए इतने मार्क्स चाहिए होते हैं। अच्छा, ये 2025 का डेटा है। पेपर टफ होगा सबके लिए। अब इस पेपर टफ वाली चीज पर आता हूं। कुछ लोगों के दिमाग में शायद ये चीज भी आ सकती है कि सर हमारा पेपर टफ आएगा, किसी और का इजी आएगा। तो एनटीए इस चीज पे भी काम कर रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस ना रहे टफ पेपर और इजी पेपर के बीच में। देखो ऐसा तो होगा ही, कोई पेपर थोड़ा टफ होगा, कोई इजी होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। इस बात का प्रमाण यहां पे मिलता है कि जेईई मेंस 2024 के नंबर देखें, ये 2024 के हैं और ये जो पहले मैंने दिखाए थे 2025 के हैं। इन दोनों की तुलना जब मैंने की, ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज मैं आपको बताने वाला हूं। जेईई मेंस 2024 और 2025 में 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए जहां हम लोगों को एवरेज 256 नंबर की जरूरत थी, वहीं पे 2025 में मात्र 240 नंबर पर ये आ जा रही थी। और हर परसेंटाइल के लिए ऐसा ही हुआ कि हम लोगों को उतनी ही परसेंटाइल लाने के लिए 2024 में ज्यादा मार्क्स लाने पड़ रहे थे, 2025 में कम मार्क्स लाने पड़ रहे थे। मतलब पेपर थोड़े टफ हो गए थे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे अंतर देखो, 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए 2024 में जहां सबसे टफ शिफ्ट में 222 और सबसे इजी शिफ्ट में 280 नंबर लाने थे, तो डिफरेंस कितना था, 58 मार्क्स का था। 2025 में ये डिफरेंस कम होके 46 रह गया। मतलब पेपर में डिफरेंस अब कम हो रहा है। लगभग सारे पेपर एक जैसे बनाने की कोशिश की जा रही है। 2024 में जहां सेम परसेंटाइल के लिए 74 नंबर तक का डिफरेंस था, मतलब सबसे इजी पेपर और सबसे टफ पेपर में सेम परसेंटाइल बनाने के लिए आपको 74% मार्क्स ज्यादा, 74 मार्क्स ज्यादा लाने पड़ सकते थे। 74 मार्क्स मतलब लगभग 18 सवाल आपको एक्स्ट्रा करने पड़ते। वहीं पर 2025 में यह डिफरेंस घट के 47 रह गया।
मतलब अब एनटीए ऐसा कर रहा है कि पेपर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कोई पेपर बहुत ज़्यादा टफ और कोई पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं रहने वाला है। आगे जैसे जैसे हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि लगभग सारी शिफ्ट का टफनेस लेवल सेम होता जा रहा है ना। तो ये एक अच्छी बात है, ताकि हम लोगों को पता रहेगा कि हमारा पेपर कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया, हमारा पेपर बहुत ज़्यादा इजी नहीं आया। तो ये नंबर ध्यान से सुन लो, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पर क्या बातें कही जा रही है। 2024 में जहां आपको सेम परसेंटाइल लाने के लिए इजी पेपर और टफ पेपर में 74 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलता था, वहीं 2025 में सेम परसेंटाइल लाने के लिए केवल 48 मार्क्स का डिफरेंस था सबसे इजी और सबसे टफ पेपर में। मतलब अब पेपर एक ही लेवल के होते जा रहे हैं और हो सकता है आने वाले सालों में हमें ऐसा देखने को मिले कि सारे पेपर लगभग सेम टफनेस लेवल के हों। तो हमें इस चीज पे दिमाग नहीं लगाना है कि हमारा पेपर टफ आएगा या इजी आएगा। हमें यह ध्यान रखना है कि जैसा भी पेपर आए हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों से अच्छे मार्क्स लाने हैं, ताकि हमारा परसेंटाइल इंप्रूव हो। मार्क्स बढ़ने से कुछ नहीं होगा, परसेंटाइल बढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए, स्ट्रीम कौन सी गुड है उस पर बाद में बात करेंगे। अब मैं आ जाता हूं एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज पर। ये बात खास करके अभी जो अपने लक्ष्य और प्रयास वाले बच्चे हैं, जो अभी एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सर जनवरी अटेम्प्ट ज्यादा बढ़िया होता है या अप्रैल अटेम्प्ट। तो देखो, एक राज की बात मैं तुम्हें बताता हूं। यह है 2025 का डेटा। जनवरी अटेम्प्ट में 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए एवरेज 236 नंबर लाने थे। वहीं अप्रैल अटेम्प्ट में 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए 244 मार्क्स लाने थे। अप्रैल अटेम्प्ट में बच्चे बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं, हर तरह से फ्री हो चुके होते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है। कभी भी ये मत सोचो कि जनवरी वाला तो मैं छोड़ देता हूं, अप्रैल वाले में मैं ट्राई करूंगा। नहीं, लक्ष्य और प्रयास वाले बच्चे ये खास करके सुन लेना, अगले 2 महीने तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जनवरी अटेम्प्ट में लोग कम प्रिपेयर्ड होते हैं, उसी बात का तुम्हें फायदा उठाना है, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करना है। अब जो भी क्लासेस आने वाली है पूरी उनको अटेंड करना है। अर्जुना वाले खास करके सुन लो कि अगर तुमने अभी भी क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट नहीं किया है तो कर दो। अभी मैं चैप्टर बताऊंगा ना, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि अभी 11th का जितना सिलेबस बाकी है उससे कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जब जागो तभी सवेरा। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कि तुमसे लेस प्रिपेयर्ड, तुमसे लेस रिसोर्सफुल, तुमसे लेस शार्प बच्चे तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो वेट नहीं कर रहे हैं सब कुछ ठीक होने का, सब कुछ परफेक्ट होने का, कि भाई सब कुछ जब ठीक होगा तब मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा। वो बस तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, इसीलिए वो तुमसे बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। वो इस चीज का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि मेरी तैयारी जब पूरी हो जाएगी तब मैं मॉक टेस्ट दूंगा, जब मैं बैकलॉग कवर कर लूंगा तब मैं क्लास अटेंड करना स्टार्ट करूंगा। नहीं, जिस समय, जहां, जिस सिचुएशन में हो उसी टाइम पे शुरू कर दो। जब जागो तभी सवेरा। अभी भी देर नहीं हुई है, 70 दिन बाकी हैं। 70 डेज बहुत ज्यादा होते हैं। आज से 1 महीने बाद तुम ये सोच रहे होंगे कि आज से 1 महीने पहले अगर मैं चालू कर देता तो कितना बढ़िया होता। तो आज ही तो वो दिन है, आज से चालू कर दो भाई, है ना। ये जनवरी अटेम्प्ट को वेस्ट मत जाने दो। और अर्जुना वाले बच्चों, तुम लोग ध्यान से सुन लो, इनसे लक्ष्य वालों, प्रयास वालों से बात कर लेना 11th को लेकर कितना परेशानी होती है। आज ही से क्लास अटेंड करना चालू करो, जो चैप्टर चल रहा है उसको पढ़ना चालू करो। जब जागो तभी सवेरा। एक और बहुत अच्छी चीज मुझे अभी सुनने को मिली थी, कहीं पे देखी थी मैंने, कि देखो मोटिवेशन हर दिन नहीं आता है, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। फौज को देखा है, रोज सुबह उठ के वो दौड़ लगाते हैं, 5 बजे उठ के दौड़ लगा रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों आ रहा है? कहां से आ रहा है मोटिवेशन? मोटिवेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी इज द की।
अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो एक दिन जब जरूरत पड़ेगी ना तो तुम ही आगे निकलोगे। मोटिवेशन की तलाश में रह जाओगे तो फिर मोटिवेशन तो भैया कभी आएगा कभी नहीं आएगा। अगर मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में कभी रेस होगी तो जो कंसिस्टेंट है ना वही जीतेगा। मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहने वाले किसी दिन तो बहुत अच्छा करते हैं, किसी दिन कुछ नहीं कर पाते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंडेंट मत रहो, कंसिस्टेंट बनाओ खुद को। 70 दिन बहुत होते हैं। और अर्जुना वाले बच्चों, ये बात ध्यान से सुन लेना, तुम अभी बहुत क्रूशियल स्टेज पे हो। अभी तुम संवार भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो। तुम्हारे हाथ में है अगले 2-3 महीने तुम्हें कैसे यूज करने हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं ये सिखाना चाह रहा था कि यह देखा गया है, और केवल 99.9 के लिए नहीं, 99 परसेंटाइल देख लो, 98.5 परसेंटाइल देख लो, हर परसेंटाइल में जनवरी में कम मार्क्स पर बन जा रही थी, वहीं अप्रैल में उसी परसेंटाइल के लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ रहे थे। तो जनवरी अटेम्प्ट को वेस्ट मत जाने दो। अगले 2-2.5 महीने जो क्लासेस हो रही हैं पूरी तरह से अटेंड करो, मंजिल में जान लगा दो अपनी, हर दिन एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते चले जाओ। सबसे जरूरी चीज यही रहने वाली है। अच्छा सर, हो सकता है 2025 में ऐसा हुआ हो। नहीं मेरे भाई, 2024 में भी ऐसा ही हुआ था। जनवरी में 257 पे 99 परसेंटाइल, 99.9 259, ठीक है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बाकी में 196, 200, 173, 178, 158, 165, 146, 154, 137, 146, यानी हर परसेंटाइल के लिए अप्रैल में आपको हो सकता है 2 सवाल एक्स्ट्रा सॉल्व करने पड़े। क्यों वेट करना अप्रैल का, आज ही शुरू करो। जनवरी अटेम्प्ट इज अवर्स, हमें जनवरी अटेम्प्ट में ही ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं और अभी समय है। जैसे ये आज मैं तुम्हें एक ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं ना, मैं आगे जाकर तुम्हें एक एक स्टेप बताऊंगा कि अगर तुम्हें अगले 70 दिन में क्या क्या करना है जिससे तुम 99.9 परसेंटाइल तक पहुंच जाओगे। अभी भैया ये अपना सेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी सबसे जरूरी चीज आना बाकी है कि सर ये मार्क्स आएंगे कहां से, कैसे आएंगे, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, क्या छोड़ देना चाहिए। सबसे जरूरी चीज, एक जेई एस्पिरेंट की जर्नी में सबसे जरूरी चीज यह जानना होता है कि क्या हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। 100% के पीछे भागने से केवल और केवल निराशा हाथ लगती है। परफेक्शन इज अ मिथ। पहचानो कि क्या जरूरी है, स्मार्टली पढ़ाई करो, जुगाड़ू बनो, देखो कि एक सेफ स्कोर क्या है, पहले उसको सिक्योर करो। इसी को कहते हैं एग्जाम टेम्परामेंट। अगर पहले जो चैप्टर अच्छे हैं उसके सवाल करोगे, एक कॉन्फिडेंस आएगा, बाकी चैप्टर्स के सवाल भी कर पाओगे। अगर 100% करने के पीछे भागोगे, पैनिक कर जाओगे, सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, आगे की चीजें बताता हूं। यहां तक की बातें हो गई। एक शीट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। सबसे पहली चीज, आज के इस सेशन के बाद सबसे पहला काम आप लोगों को जाके ये करना है कि अपना टारगेट सेट करना है कि मैं एनआईटी त्रिची कंप्यूटर साइंस तक पहुंचना चाहता हूं। जो शीट मैंने शेयर की उसको उठाओगे, देखोगे मुझे कितनी रैंक लानी है। दूसरी चीज देखोगे, इतनी रैंक लाने के लिए मुझे कितनी परसेंटाइल लानी होगी। दूसरी शीट मैंने दी हुई है, उसको ओपन करोगे, इतनी परसेंटाइल मुझे लेके आनी है। फिर इतनी परसेंटाइल लाने के लिए मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे। यहाँ पर जो पीडीएफ मैंने दी हुई है उसमें देख लो, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इतना नंबर टारगेट करते हो तो इतनी परसेंटाइल आपको मिल जाएगी। इतना नंबर टारगेट करते हो, इतनी परसेंटाइल आपको मिल जाएगी। कुछ कुछ जो की पॉइंट्स हैं वो की पॉइंट्स में बता देता हूं आप लोगों को। की पॉइंट्स क्या क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे जरूरी बातें मैं यहां पर बताऊंगा, ज्यादा समय अब लोगों का नहीं लूंगा मैं। 1-2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। अभी यहां तक अगर रुके हुए हो तो थोड़ी सी देर रुक जाना। बहुत काम की बातें मैं बता के जाने वाला हूं और ये बताने वाला हूं कि आगे के सेशंस में क्या होने वाला है। आज तो ये मिक्स सेशन था जिसमें आप लक्ष्य, प्रयास और अर्जुना सभी के स्टूडेंट्स थे। आगे मैं इंडिविजुअल सेशंस लूंगा, जैसे नेक्स्ट वीक अर्जुना का, फिर लक्ष्य का, फिर प्रयास का। अब अर्जुना के बच्चों को क्या करना चाहिए ताकि अब भी वो रीस्टार्ट कर सकें, कि अब हम लोग ऐसा क्या कर लें जिससे हमारा आगे का जीवन सुधर जाए। लक्ष्य के बच्चों को कैसे अगले 2 महीने की प्लानिंग करनी चाहिए। प्रयास के बच्चों को किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। अपन स्पेसिफिक पॉइंट्स उठाएंगे और उन पर बातें करेंगे।
सबसे पहले समझ लेते हैं हम लोग कि परसेंटाइल क्या होता है। पेपर इजी या टफ आने से परसेंटाइल पे फर्क नहीं पड़ता है, नंबर ज्यादा या कम आने से परसेंटाइल पे फर्क नहीं पड़ता है। परसेंटाइल यह चीज होती है कि आपके शिफ्ट में कितने बच्चों ने एडमिशन दिया और आपने कितने बच्चों से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं। अगर आपके शिफ्ट में 30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था और आपने 29,000 बच्चों से ज्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आपकी परसेंटाइल होगी 29,000 बटे 30,000 गुणा 100, यानी कि ये कितने मार्क्स आए थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि किसी के ज्यादा मार्क्स आने के बाद भी परसेंटाइल कम आ जाए और किसी के कम मार्क्स आने के बाद भी परसेंटाइल ज्यादा आ जाए। सबसे पहली चीज, पेपर टफ और इजी होने से परसेंटाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको ये कोशिश करनी है कि हमें हमारी शिफ्ट में बेस्ट परफॉर्म करना है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। दूसरी चीज पर आता हूं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको टारगेट क्या रखना है तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस कॉलेज की किस ब्रांच तक जाना चाहते हैं। जैसे एनआईटी त्रिची के कंप्यूटर साइंस तक आप जाना चाहते हैं तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 1450 रैंक के अंदर आना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 257 कैटेगरी रैंक के अंदर, ओबीसी से हैं तो 434 कैटेगरी रैंक के अंदर, एससी से है तो 283 और एसटी से है तो 64 कैटेगरी रैंक के अंदर आना होगा। एक पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है, सारे कॉलेज के सारे ब्रांच के कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक लिखे हुए हैं, इससे आप आपका टारगेट सेट कर पाएंगे। नेक्स्ट जरूरी चीज, इस शीट को ध्यान से समझो। अगर आपको 99.9 परसेंटाइल लाना है तो आपको क्या रैंक बन जाएगी, या यूं कह दिया जाए कि अगर आप 99.9 परसेंटाइल लेकर आते हैं तो आपकी रैंक क्या बनेगी। अगर आप कॉमन रैंक लिस्ट की बात करें तो 99.9 परसेंटाइल लाने पर आपकी 1475 रैंक के ऊपर होगी। अगर आप 99 परसेंटाइल लाते हैं तो लगभग आपकी 15,000 रैंक होगी। वहीं पे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से स्टूडेंट हैं तो 90 लक्ष्य जेई हिंदी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैं सारी चीज़ें दे दूंगा। अगर ये पीडीएफ मैं बैच में ही जहाँ पर आपको ये क्लास मिली है वहीं पे मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिलती है तो थोड़ा इंतज़ार करना, मिल जाएगी, है ना। नहीं तो डायरेक्ट मुझसे मांग लेना, मैं पहुँचा दूंगा तुम्हारे तक, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फिर से दोहराते हैं अपन, जो बात मैं समझाना चाह रहा था ध्यान से सुनना। अगर हम 99.9 परसेंटाइल लेकर आते हैं और आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी 1475 रैंक होगी। अगर आप 99.9 परसेंटाइल लाते हैं, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, 200 रैंक होगी। अगर आप 99 परसेंटाइल लेकर 99.9 परसेंटाइल लाते हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 318, एससी से हैं तो 49 और एसटी से हैं तो आपकी एसटी कैटेगरी रैंक 4 आ जाएगी। इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी रैंक के लिए आपको कितने परसेंटाइल लानी होगी। यहाँ पर डेटा 93 परसेंटाइल तक का लिया है, बाकी एक शीट मैंने शेयर कर दी है जिसमें मैंने 45 परसेंटाइल तक का लिख दिया है कि 45 परसेंटाइल लाओगे तो आपकी कितनी रैंक बन जाएगी। समझ गए बात को। तीसरी जो सबसे जरूरी चीज थी वो यह जानना था कि हमको कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा पेपर इजी आया है या टफ आया है। इजी पेपर आता है तो 260 नंबर तक आपको लाने पड़ सकते हैं, वहीं टफ पेपर आता है तो 214 नंबर लाने पर भी आपकी 99.9 परसेंटाइल बन जाएगी। एवरेज बात करें तो 240 नंबर लाने पर आप सेफ साइड रहेंगे 99.9 परसेंटाइल के। तो जनरल कैंडिडेट हैं आप या कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं आप, अगर आप 99.9 परसेंटाइल बनाना चाहते हैं, अगर आपका टारगेट 99.9 परसेंटाइल का है तो आपको 240 मार्क्स को टारगेट करना चाहिए। 240 मार्क्स लाने पर आप सेफ साइड रहेंगे और 99.9 परसेंटाइल लेकर आ जाएंगे। क्यों जरूरी है 99.9 परसेंटाइल? क्योंकि टॉप कॉलेजेस की टॉप ब्रांचेस में ये चीज लगेगी, ठीक है। अभी आप जहां पर भी हैं वहां से खुद को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर आप 112 नंबर ला रहे हैं, धीरे धीरे उसको 130 पर ले जाएं, 150 पर ले जाएं। मैं ये बोलता हूं कि ये जो होता है 98 परसेंटाइल वाला, दिस इज स्वीट स्पॉट। 160 एक बहुत अच्छा नंबर होता है, 160 को हम लोगों को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। मंजिल कब आ रहा है? जल्दी ही आएगा। जेई
मेंस 2024 का डेटा था। और एक सबसे जरूरी चीज जो हमने डिस्कस ये की थी कि एनटीए अब पेपर के डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस को कम कर रहा है। जहां जेई मेंस 2024 में सेम परसेंटाइल के लिए सबसे इजी और सबसे टफ में 74 मार्क्स का डिफरेंस था, वहीं 2025 में सबसे इजी और सबसे टफ के बीच में 47 मार्क्स का ही डिफरेंस था। मतलब हो सकता है कि इस साल आपको सारी शिफ्ट में और सिमिलर टाइप के पेपर देखने को मिले। तो ज्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि टफ आएगा इजी आएगा, हमें यह बात पे ध्यान देना है कि अपनी शिफ्ट में मुझे सबसे बेहतर परफॉर्म करना है। ठीक है। और एक और चीज जो हमने समझी थी कि भाई जनवरी सेशन इज अ गोल्डन चांस। जनवरी सेशन की अपॉर्चुनिटी आपको फिर से नहीं मिलेगी। अभी भी हमारे पास लगभग 70 दिन बाकी हैं। 21 जनवरी को एग्जाम होना है, आज 6 नवंबर है, 6 नवंबर से 6 दिसंबर, 6 दिसंबर से 6 जनवरी, और उसके बाद भी 15 दिन बाकी है हमारे पास। 75 डेज इज मोर देन सफिशियंट। 75 डेज, अगले 75 दिन मुझे हर बच्चा क्लास में चाहिए। आप लक्ष्य के हो, प्रयास के हो, जो लेक्चर जो चैप्टर क्लास में चल रहा है उसको क्लास में कंप्लीट करो। जो चैप्टर बैकलॉग हो गया है उसको मंजिल सीरीज से कंप्लीट करो। अर्जुना वाले ध्यान से सुन लो, तुम्हें मैंने चैप्टर के लिस्ट बताई है, उसमें 50% चैप्टर 11th के होते हैं। अभी भी देर नहीं हुई है। खास करके अर्जुना वाले बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि लक्ष्य और प्रयास वाले बच्चों से पूछ लो, अगर 11th बर्बाद हो जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। तुम्हारे पास सुनहरा मौका है अपनी 11th को बचाने का। अभी भी बची हुई क्लासेस ईमानदारी से अटेंड करो, मंजिल सीरीज से अपने बैकलॉग पूरा करो और फिर से ट्रैक पर आ जाओ। ये मौका फिर से नहीं मिलने वाला है। लक्ष्य और प्रयास वाले बच्चों, 75 डेज, 2.5 महीना बहुत होता है। हमारे पास देखा जाए तो 50% सिलेबस कवर करने के लिए 30 चैप्टर हैं। हर चैप्टर के लिए तुम्हारे पास 2.5 दिन है। 2.5 दिन में एक चैप्टर तुम कर सकते हो। मैं 3 सब्जेक्ट का नहीं बोल रहा हूं, 2.5 दिन में एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर निपटाना है तुम्हारे पास। अगर यूं देखोगे 10 चैप्टर 75 दिन, एक वीक में एक चैप्टर निपटाना है। तुम खुद ईमानदारी से पूछो, क्या एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर तुम नहीं पूरा कर सकते? क्या बड़ी आसानी से कर सकते हो। अरे मंजिल सीरीज आएगी, हर दिन तुम्हारे पास एक चैप्टर को कंप्लीट करने का मौका होगा। मुझे हर बच्चा मंजिल सीरीज में दिखना चाहिए, और उससे पहले वहां तो हम लोगों को वो चीजें कवर करनी है जो हमसे छूट गई। लक्ष्य, प्रयास और अर्जुना जो रेगुलर क्लास चल रही है उसमें जाओ और जो करंट चैप्टर है उनको कंप्लीट करो। इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं। लक्ष्य में वेक्टर 3D समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोई मिस नहीं करेगा। प्रोबेबिलिटी टॉप 10 के चैप्टर हैं वो तीनों। डिफरेंशियल इक्वेशन अभी खत्म किया, डेफिनेट इंटीग्रल अभी खत्म किया, एरिया अंडर द कर्व अभी खत्म किया। इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी चल रहे हैं, क्लासेस में जाके क्लास अटेंड करो। प्रयास वाले और अर्जुना वाले बच्चों तुम तो संभल जाओ अभी भी, नहीं तो फिर बाद में यही बोलोगे कि अब 11th का क्या करें। ठीक है। अब देखो काम की बात पर आता हूं। ये सारी चीजें तो मैं मल्टीपल बार तुम्हें बता चुका हूं। आगे आने वाले सेशंस में सबसे पहली चीज तो ये जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, कि सर ये आपने बता तो दिया, लेकिन 3D के कौन से टॉपिक पढ़ लें, फिजिक्स के इस चैप्टर के कौन से टॉपिक पढ़ लें, केमिस्ट्री के इस चैप्टर के कौन से टॉपिक पढ़ लें। तो आने वाले सेशंस में मैं देखो बार बार मैं एक ही चीज दोहरा रहा हूं। एक दो बातें मुझे और भी करनी है कि जेई मेंस का स्कोर केवल एनआईटी तक या ट्रिपल आईटी तक या जीएफटीआईएस तक सीमित नहीं है। अगर आप किसी न किसी राज्य से तो पढ़ ही रहे हैं। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी स्टेट अपनी एक काउंसलिंग अलग से कंडक्ट करवाता है वहां के टॉप कॉलेजेस के लिए। तो जेई मेंस में अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपके लिए एनआईटीज आईआईटीज के दरवाजे तो खुल ही रहे हैं। आपके राज्य के भी बहुत सारे कॉलेजेस जैसे एचबीटीयू जो कानपुर में है, और जीएल बजाज हो गया, केआईईटी हो गया, ये सब जेई मेंस से नहीं मिलते हैं लेकिन जेई मेंस का स्कोर कंसीडर करते हैं। बिहार के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जेई मेंस का स्कोर कंसीडर करते हैं, वहां 75% का क्राइटेरिया भी नहीं है। राजस्थान के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मध्य प्रदेश के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो जेई मेंस की काउंसलिंग से नहीं मिलते हैं लेकिन जेई मेंस के स्कोर से मिलते हैं। तो यह एग्जाम केवल जेई मेंस के लिए हम नहीं दे रहे हैं, हर देश का
टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जेईई मेंस का स्कोर तो कंसिडर कर रहा है और उसको सुधारने का अभी भी मौका है। हर बच्चा जो मुझे आज यहाँ पे दिखा है वो मुझे क्लासेस में दिखना चाहिए। मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि जो बच्चा मेरे साथ आखिरी क्लास तक बैठा रहेगा वही बच्चा सेलेक्ट होता हुआ भी दिखाई देगा, वही बच्चा मुझे सेलिब्रेशन में भी मिलता हुआ दिखाई देगा। मैंने दोहराया है पहले भी, अभी फिर से दोहरा रहा हूं, मोटिवेशन जो है वो कभी आएगा कभी नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर तुम अगले 75 दिन मुझे देने को तैयार हो कि सर मैं हर दिन आपको देता हूं, हर दिन मैं आपको दिखूंगा, हर दिन मैं आपको क्लास में दिखूंगा, हर मंजिल का लेक्चर मैं आपको अटेंड करता हुआ दिखाई दूंगा, तो फिर कौन रोक सकता है कि हमारा सिलेक्शन ना हो या जो हमने टारगेट किया है वहां तक ना पहुंचे। अरे तुम कदम तो बढ़ाओ, मैंने तुम्हें दिशा दिखाई है, उसमें आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। आज के लेक्चर के बाद अपना टारगेट फिक्स हो जाना चाहिए कि मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है ताकि मेरे इतने मार्क्स सिक्योर हो जाए, इतनी परसेंटाइल आ जाए, इस कॉलेज की इस ब्रांच तक मैं पहुंच जाऊं। ये सारा डेटा लेकर मैं क्यों आया हूं? क्योंकि मैं हवा में बात नहीं करना चाहता था। मैं केवल तुम्हें रैंडम मोटिवेशन नहीं देना चाहता था कि उठो भागो, ये सारी बातें नहीं करनी है मुझे। मैंने तुम्हें सच्चाई बताई है और उस सच्चाई को पाने में तुम पूरी तरह से समर्थ हो, ये बात तुम्हें पता है। जरूरत है केवल कंसिस्टेंसी की, सततता की, रोज उठकर काम करने की। अगले 75 दिन, चाहे 11th के हो 12th के हो, 11th वाले बच्चे हो तो 75 दिन में तुम्हारा सिलेबस पूरा होने वाला है। तुम्हें अगर अपने 11th को बचाना है तो हर दिन तुम्हें क्लास आना है। मंजिल अच्छी चीज है, लेकिन एक दिन में एक चैप्टर उसी चीज को पढ़ा जाए ना जो अभी हमारा छूट गया है, बैकलॉग हो गया। जो रेगुलर क्लास में चल रहा है उसको रेगुलर क्लास में कंप्लीट करो। मंजिल से रिवीजन करना है, मंजिल से बैकलॉग क्लियर करना है, मंजिल से हमारे पाप धोने हैं हम लोगों को, है ना। लेकिन उसके लिए नए पाप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो सारी डेटा शीट मैंने बताई है ये मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, तुम खुद देख सकते हो। ये सारा डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, जोसा की वेबसाइट पे तुम जाके देख सकते हो कि कितने मार्क्स पर कितनी क्लोजिंग रैंक पर क्या मिला था। मैंने ऐसा कुछ नया डेटा जनरेट नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा सा काम आसान कर दिया है कि तुम एक जगह से सारी चीजें देख पाओ। एक बार देखो, टारगेट सेट करो, फिर इनको बंद कर देना और अपनी कॉपी किताब लेके चालू हो जाना। क्या तुम मुझसे वादा करते हो कि सर अगले 75 दिन हम बिल्कुल भी आलस नहीं करेंगे? एक बार फटाफट से अगर वादा करते हो तो थम्स अप कर दो, आग लगा दो यहाँ पे। पता चलना चाहिए कि सर ये जो आग आज जली है इसको हम बुझने नहीं देंगे, हम अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहेंगे। मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा, ये 75 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 76वें दिन क्या होगा इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। 75 डेज, ये 75 दिन अगर तुमने मेहनत कर ली, आगे देखो एक बहुत अच्छी चीज है कि जब हम किसी पहाड़ की चोटी को पार कर लेते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि वो पहाड़ तो दिक्कत था ही नहीं, दिक्कत बाधा तो हमारे मन में थी, भय तो हमारे मन में था। कभी भी पहाड़ जो होता है ना वो बाधा नहीं होता है, बाधा हमारे मन में होती है। और वो हमें तभी रियलाइज होती है जब हम उस पहाड़ पर फतह पा लेते हैं, उस चोटी पर चढ़ जाते हैं। जिस दिन तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना, जिस दिन तुम ये 75 दिन की मेहनत को सफल होता हुआ देखोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो कुछ था ही नहीं। मैं तो अपने दिमाग का भय बनाकर बैठा हुआ था कि मुझसे कैसे होगा, मैं अब कैसे करूंगा, मेरा इतना छूट गया है। अरे भाई, तुमसे लेस डिजर्विंग लोग, तुमसे लेस रिसोर्सफुल लोग, जिनके पास तुमसे कम सुविधाएं हैं, तुमसे कम दिमाग है, तुमने ये चीज नोटिस की होगी कि तुमसे कम दिमाग वाले बच्चे अच्छा स्कोर कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। शुरू करना जरूरी है, सतत रहना जरूरी है। टैलेंटेड होना अपनी जगह है, स्किल डेवलप करना अपनी जगह है। टैलेंटेड होना नेचुरल चीज होती है, अपने हाथ में नहीं होता है। स्किल डेवलप करना अपने हाथ में होता है।
ठीक है, तो आज की इस सेशन का पर्पस यही था कि मैं तुम्हें थोड़ा सा सच्चाई से रूबरू करवाऊं। आगे आने वाले सेशंस अलग अलग बैच के रहेंगे, अलग अलग बैच की जो अलग अलग समस्याएं हैं उनसे हम डील करेंगे। बहुत सारा डेटा भी मैं लेकर आऊँगा और थोड़ा सा हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे। आपकी जो समस्याएं हैं आप मुझ तक पहुँचाओ, मैं उनका निवारण करने की कोशिश करूँगा, है ना। तो इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम अब धीरे धीरे रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीक शायद मैं अर्जुना वालों से मिलूंगा, उसके नेक्स्ट वीक लक्ष्य वाले बच्चों से मिलूंगा, उसके नेक्स्ट वीक प्रयास वाले बच्चों से मिलूंगा। अगर ये पीडीएफ आप तक नहीं पहुंचती है तो एक बार मुझे बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो अपने टेलीग्राम चैनल्स हैं उस पर भी मैं भेज दूंगा, आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरे हिसाब से ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। अगर सेशन यूजफुल लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर ये बहुत बढ़िया चीज़ थी, और ये भी बताइएगा कि इस टाइप की और चीज़ें मिल जाएं या ये हमारी ज़रूरतें हैं, हम जल्दी से जल्दी आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ कि जाने का तो देखो मन हो नहीं रहा है, मन तो कर रहा है कि और बातें करते रहें, मंजिल से रिलेटेड और भी बातें बताई जाएंगी, लेकिन देखो बहुत लेट हो चुका है ऑलरेडी, आप लोग सुबह से क्लासेस कर रहे हो, है ना। तो थोड़ा अब हम लोग वैसे भी हर वीक मिलने ही वाले हैं और थोड़ा सा जान पहचान एक दूसरे से बढ़ाएंगे। जितनी ज़्यादा हो सके आपकी दिक्कतों को, आपकी परेशानियों को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी शंकाएं हैं, जिनका भी आप समाधान चाहते हैं वो मुझ तक पहुंचाओ। मैं ऐसे ही सेशंस के माध्यम से या और किसी माध्यम से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूंगा और आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करूंगा। बाकी बेटा पढ़ते रहो, हम लोग यहीं हैं आपको दिशा दिखाने के लिए, आपको निर्देश देने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए। लेकिन मेहनत आपको करनी है, जब जागो तभी सवेरा, आज ही से लगेंगे, आज ही से करेंगे और पहुंच के रहेंगे वहां तक, है ना। मुझे हर एक बच्चा जो आज यहाँ पर आया है, जो अभी तक रुका है, वो सिलेक्शन होते हुए दिखना चाहिए। मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ आप लोगों से, लेकिन उसके लिए करना आपको पड़ेगा। काश मेरे करने से कुछ हो जाता तो मैं करता, और जो मेरे बस में है वो मैं सारी चीज़ें करूँगा। मैं ऐसे विषय के साथ साथ सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ऐसी और भी जानकारी आपको देता रहूँगा जिससे आप स्मार्टली प्लान कर पाएँ, स्मार्टली पढ़ाई कर पाएँ, जुगाड़ू बन पाएँ, एग्ज़ाम देना सीख पाएँ। आगे आने वाले सेशंस में हम ये सारी बातें करेंगे कि कैसे सिली मिस्टेक्स अवॉइड की जाती हैं, एग्ज़ाम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले क्या करना चाहिए, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, 11वीं के बच्चे अब कैसे वापस शुरू कर सकते हैं, लक्ष्य वाले बच्चों को 11वीं अगले 75 दिन में किस तरह से प्लान करनी चाहिए, ड्रॉपर वाले बच्चों के पास जेईई एडवांस का लास्ट अटेम्प्ट होता है तो उन्हें क्या कर लेना चाहिए, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां 75% की ज़रूरत नहीं होती है, कौन से और ऐसे एग्ज़ाम हैं जहां पर हिंदी माध्यम का बच्चा भी परीक्षा दे सकता है। ऐसे अनेक सवाल और उनके जवाब लेकर मैं आप तक आता रहूँगा। फिलहाल आज के लिए मैं आप सभी लोगों से आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो ये बातें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा, है ना। धीरे धीरे हम लोगों की जान पहचान हो जाएगी और थोड़ी सी और दोस्ती बढ़ जाएगी तो ये गलतियां भी कम हो जाएंगी। चलिए आज के लिए यहीं पे रोकते हैं सभा को। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, इसी तरह से मिलते रहेंगे, एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाते रहेंगे और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में छोटा ही सही लेकिन कदम बढ़ाते रहेंगे। चलिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे चलते चलते।